हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भूगोल का एक मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें हम खंड अ, ब, स और द सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद रिक्त स्थान वाले, उसके बाद वन लाइनर, उसके बाद लघुत्रात्मक और फिर उसके बाद में हम निबंधात्मक प्रश्न करेंगे और अंत में हम देखेंगे जो मैप है उसका हम अध्ययन करेंगे। मानचित्रों में जो है विभिन्न स्थानों को भरना है उसका अध्ययन हम करेंगे। कक्षा 12 के लिए समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट का और साथ इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पूरा पेपर देखिएगा, सभी प्रश्नों के सटीक आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ये कथन किस भूगोलवेत्ता का है? ऑप्शन है आपके पास में अ ब्लॉस, ऑप्शन ब सैंपल, ऑप्शन स रेड जेल और ऑप्शन ड उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, ब्लॉस ने ये परिभाषा दी थी। दूसरा प्रश्न है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य के अनुपात को कहा जाता है। लोगों की संख्या और भूमि के जो आकार होता है उसके मध्य जो अंतर संबंध है, अनुपात है, उसे क्या कहते हैं? एक नंबर ऑप्शन 1 है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन ब है जनसंख्या वितरण, ऑप्शन स है जनसंख्या संक्रमण और ऑप्शन द है प्रवास। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन अ, इसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इस प्रकार जो है जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। तीसरा प्रश्न है, विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादक प्रदेशों में गहन जीवन निर्वाहक कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन 1 है वृहद आकार की कृषि जोत, ऑप्शन ब है बहुत छोटे आकार की कृषि जोत, ऑप्शन स है रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग और ऑप्शन द है कृषि कार्य में कृषि मशीनरी का उपयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, बहुत छोटे आकार की कृषि जोत। विकासशील राष्ट्रों में जो है छोटे छोटे आकार के कृषि जोत पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण होता है? प्रथम, द्वितीय और तृतीयक इस प्रकार से जो है वो अर्थव्यवस्था में क्रियाकलाप होते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का देखना है कि जो तीसरा क्रियाकलाप होता है उसमें किस प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन अ है खेती, ऑप्शन ब है बुनाई, ऑप्शन स है व्यापार और ऑप्शन द है आखेट। तो तृतीयक क्षेत्र में आता है ऑप्शन स, व्यापार यानी जो सेवा क्षेत्र होता है उसे तृतीयक प्रकार के क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन अ है लेविस मॉमफोर्ड ने, ऑप्शन ब है पैट्रिक गिडिज ने, ऑप्शन स जीन गोटमैन ने और ऑप्शन ड हार्बर्टसन ने। तो ये जो शब्द है मेगालोपोलिस, इसका प्रयोग जो है वो ऑप्शन स जीन गोटमैन ने किया था। नेक्स्ट, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ब है दिल्ली, ऑप्शन स है महाराष्ट्र और ऑप्शन द है बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स, सबसे ज़्यादा अप्रवासी भारत में जो है वो महाराष्ट्र में आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ और साथ ही साथ उसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा रहेगा लेकिन आप कंप्लीट देख लीजिए। सभी सेक्शन हमने एक साथ करने की कोशिश की है, अ ब स और द सारे के सारे हमने एक साथ ही लिए हैं। तो नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? नगरीय विशेषता कौन सी नहीं है ना, नगर किसे आप कहेंगे, तो उसकी परिभाषा में कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन आ है जनगणना घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ब है नगर पालिका नगर निगम का होना, ऑप्शन स है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना और ऑप्शन द है जनसंख्या आकार 5000 व्यक्ति से अधिक। तो ये जो स है ऑप्शन कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये शहर की परिभाषा में शामिल नहीं होता है। ठीक है, प्राथमिक खंड तो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है जहाँ कृषि और पशुपालन आदि कार्य किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न है, एक उष्ण कटिबंधीय फसल जो भारत के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन अ है गेहूँ, ऑप्शन ब है चावल, ऑप्शन स है कपास और ऑप्शन द है गन्ना। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है गेहूँ, ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न है,
नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन अ कर्नाटक, ऑप्शन ब आंध्र प्रदेश, ऑप्शन स राजस्थान और ऑप्शन द है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब। ये परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित रहेगी। तो ये हमने किए अभी सेक्शन अ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न हमने किए हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान के प्रश्न। इसी प्रकार के जो हमारे जो बाकी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी, इसके भी आपको वीडियोस इसी प्रकार के मिल जाएंगे इसी चैनल पर। इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आइए करते हैं दूसरा प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तृतीयक क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है। तो तीसरा जो तृतीय क्रियाकलाप है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है तृतीयक सेक्टर में। नेक्स्ट दूसरा है, चाय निर्यातक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चाय निर्यातक देशों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चाय का निर्यात करने वाले देशों में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, अरवरी पानी संसद कार्यक्रम का संबंध कौन से संसाधनों के संरक्षण से है? तो ये जल संसाधनों के संरक्षण से इसका संबंध है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चौथा, पूर्व पश्चिम गलियारे का अंतिम नगर कौन सा है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ना, पूर्व यहाँ पर तो पूर्व का जो अंतिम है वो है सिलचर, आसाम में है। पूर्व से पश्चिम में तो सिलचर, आसाम। एंड नेक्स्ट अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के दो प्रमुख घटक लिखिए। तो लिखना है इसका, एक तो जन्म दर और दूसरा है मृत्यु दर। ये दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन के दो घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, लाल कॉलर श्रमिक कौन कहलाते हैं? लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले ऐसे लोग जिनका कार्य क्षेत्र उनके घर से बाहर होता है वो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, महज झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चौथा प्रश्न है, फुटकर व्यापार क्या है? तो आंसर लिखना है कि जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों को फुटकर व्यापार कहते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तुओं का जो प्रत्यक्ष विक्रय करते हैं ना, उपभोक्ताओं को जिन वस्तुओं की जरूरत होती है वही वस्तुएं अगर विक्रेताओं के पास मिल जाती हैं तो वो फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। और इसी के साथ हमने सेक्शन 1 कंप्लीट किया। आइए हम अब करते हैं सेक्शन खंड ब में हम देखेंगे यहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, संभववाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद की तुलना कीजिए। आंसर लिखेंगे कि संभववाद एवं पर्यावरणीय निश्चयवाद की तुलना निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम देखेंगे संभववाद। तो देखिए कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करके सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, इसे संभववाद कहते हैं। और अब है पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो मनुष्य ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। इसमें मानव प्रकृति का दास बन करके रहता है। तो यह है संभववाद और पर्यावरणीय प्रकृतिवाद। पांचवा प्रश्न है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्व एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटकों में दो जैविक घटक होते हैं, एक है जैविक और दूसरा है अजैविक। घटकों को शामिल किया जाता है। इसमें जैविक घटक में मुख्य रूप से मानव और अजैविक घटक में भौतिक तत्वों को शामिल किया जाता है। जैविक घटक जिसमें जीव होता है, अजैविक घटक जो कि भौतिक तत्व होते हैं वो होते हैं इसमें शामिल। स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणीजात तत्व भौतिक भूगोल के अंग हैं। ठीक है, ये इसमें भौतिक भूगोल में शामिल होते हैं जो मानव के ग्रहों, गांवों, नगरों, रेल मार्गों, औद्योगिक इकाइयों एवं कृषि संबंधी कार्यों को प्रभावित करते हैं। ये सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। साथ ही मानव द्वारा भौतिक वातावरण एवं भौतिक वातावरण द्वारा मानव को प्रभावित किया गया है, इसलिए दोनों अंतर संबंधित हैं। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, मानव द्वारा भौतिक वातावरण को और भौतिक वातावरण द्वारा मानव को प्रभावित किया जाता है।
छठा प्रश्न देखते हैं, नगरीय बस्ती को परिभाषित कीजिए। नगरीय बस्ती कैसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बतानी है। आंसर लिखना है कि नगरीय बस्ती से आशय ग्रामीण बस्ती के विपरीत नगरीय बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है जहां के निवासी अपने जीविकोपार्जन के लिए भूमि पर निर्भर न रहकर अन्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। न ग्रामीण बस्ती में तो लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए ज़मीन पर निर्भर रहते हैं, जहाँ कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं। लेकिन जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर जैसे निर्माण उद्योग में लोग लगे होते हैं, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा अन्य संबंधित सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि नगरीय बस्ती की अर्थव्यवस्था द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक व्यवसायों पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, विश्व नगरी क्या है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि विश्व नगरी या फिर इसके लिए एक शब्द है मेगालोपोलिस। ये यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ है विशाल नगर। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1857 में जीन गोटमैन नामक विद्वान ने किया था। याद रखिएगा, इस शब्द का प्रयोग किया था जीन गोटमैन ने। यह एक ऐसा बड़ा महानगरीय प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह मिलता है। मतलब उसके आसपास जो छोटे छोटे नगर होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। छोटे छोटे नगर इसके आसपास होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के उत्तरी भाग में स्थित बॉस्टन से दक्षिण में वॉशिंगटन तक मिलने वाला सतत नगरीय क्षेत्र मेगालोपोलिस का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये बड़े महानगरीय क्षेत्र होते हैं, आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। 8वां प्रश्न है, भारत में प्रवास के कोई 3 पर्यावरणीय प्रभावों को सुझाइए। उत्तर लिखेंगे, 1, बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं जिससे नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और आधारभूत ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। दूसरा लिखना है, आवासों की कमी के परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का विकास होता है और नगरीय पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। और तीसरा लिखना है कि भीड़ भाड़ से प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण होता है, साथ ही जल की कमी और उसका प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के निपटान जैसी अनेक गंभीर समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हैं। तो ये इस प्रकार भारत में प्रवास के 3 पर्यावरणीय प्रभाव हमने देखे हैं। जनसंख्या जो गांवों से नगरों की ओर बढ़ रही है तो उसके जो विभिन्न प्रभाव हमने देखे। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, 1921 से 1951 की मध्य की समयावधि को भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्या कारण है? 1921 से 1951। तो 1921 से 1951 की अवधि के दौरान भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर बनी रही। इसका कारण क्या है उसको हम देखेंगे कि संपूर्ण देश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ साथ स्वच्छता के व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को बहुत कम कर दिया। ठीक है, पहली बात तो ये थी कि इस दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ जिससे मृत्यु दर कम हो गई। इसके अतिरिक्त बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची रही जिससे पिछले दशकों 1901 से 1921 तक की तुलना में वृद्धि उच्चतर हुई थी। तो इस तरीके से ये जो कारण थे जिससे जनसंख्या जो है वो एक प्रकार से स्थिर रही थी, कम नहीं हुई थी। बाकी इससे पहले जनसंख्या में जो है कमी ज़्यादा हुई थी और उसके बाद फिर धीरे धीरे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाती है। 10वां प्रश्न है, एकाकी बस्तियाँ क्या है? भारत में एकाकी बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। एकाकी बस्तियाँ, बिखरी हुई बस्तियों को एकाकी या परिक्षिप्त बस्तियां कहते हैं। मतलब बस्तियां बिखरी हुई हैं, कुछ ढांचे यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ दूसरी जगह, कुछ और थोड़े दूर। इस प्रकार ये बस्तियां सुदूर वनों में एकाकी झोंपड़ी या कुछ झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर, खेतों में या चरागाहों में दिखाई देती हैं। और ये जो इस प्रकार की बस्तियां होती है वो उत्तराखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं, जहाँ पर वन होते हैं, वहाँ पर जो है लोग अपने अपने खेतों में, अपने अपने भूमि पर इस प्रकार की जो ढाणियाँ हैं जिसे कहते हैं हम, बना करके रहते हैं। ये जो है ये एक प्रकार से बिखरी बस्तियाँ कहलाती हैं। 11वां प्रश्न है, भारत में नगरीय बस्तियों की निर्धारक दशाओं को बताइए। नगरीय बस्तियों की निर्धारक दशाएं क्या हैं भारत में? लिखना है आंसर आपको। भारत में नगरीय बस्तियों की निर्धारक दशाएं, जनसंख्या का 5000 या इससे अधिक होना,
ठीक है ना। नगरीय बस्तियां किससे कहेंगे? तो ऐसा स्थान, ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में से 75% या अधिक जनसंख्या का गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना। और चौथा पॉइंट है कि कोई नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड का होना वहाँ पर, ये जो सारी दशाएं अगर मिलती हैं तो उसे हम नगरीय बस्ती कहेंगे। 12वां प्रश्न है बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो बंजर भूमि तो ऐसी भूमि होती है जिसे प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। आप कितना ही प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लीजिए लेकिन उसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। जबकि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ऐसी भूमि होती है जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित हो। मतलब जहाँ पर कृषि तो की जा सकती है लेकिन उसे वहाँ पर कृषि की नहीं गई है, उस भूमि को छोड़ दिया गया है, लेकिन इस भूमि को कृषि उद्धार तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो ये अंतर है कि बंजर भूमि जहाँ पर किसी भी सुविधाओं का प्रयोग करके भी उसे हम कृषि योग्य नहीं बना सकते, और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वो होती है जिसे हम पुनः कृषि योग्य बना सकते हैं। 13वां प्रश्न है कृषि में सिंचाई की व्यवस्था से क्या क्या लाभ होते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। फसलों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। आइए करते हैं 14वां प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रेल मंडल और दूसरी तरफ है इनके मुख्यालय। तो पहला रेल मंडल है सेंट्रल रेल मंडल, इसका मुख्यालय मुंबई में है। दूसरा है नॉर्थ वेस्टर्न रेल मंडल, इसका मुख्यालय जयपुर में है। और तीसरा है ईस्टर्न रेल मंडल, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। 15वां प्रश्न करते हैं पाइपलाइन परिवहन से लाभ और हानि की विवेचना करें। पाइपलाइन से जो परिवहन करते हैं हम उसका लाभ बताने हैं, उसकी हानियां बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पाइपलाइनों द्वारा जल, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस आदि तरल और प्रवाही जो पदार्थ होते हैं उनका लंबी दूरी तक परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक और सक्षम ढंग से किया जाता है। यह परिवहन माध्यम परिवहन के अन्य सभी माध्यमों से सस्ता है। जो पाइपलाइनों के द्वारा हम परिवहन करते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का करते हैं, पानी का करते हैं, क्रूड का करते हैं, और इसी तरीके से जो और जिन चीज़ों का परिवहन किया जाता है, तो एक तो क्या करता है कि ये सस्ता पड़ता है और साथ ही साथ इसमें सुविधा होती है, और इसके द्वारा ठोस पदार्थों को भी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित करके इसका परिवहन हम इससे कर सकते हैं। तो ये तो उसके लाभ हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी हानियाँ क्या हैं इस परिवहन से। तो इसके हानियों में हम पढ़ेंगे कि पाइपलाइन परिवहन द्वारा केवल द्रव्य पदार्थों का परिवहन किया जा सकता है, ठोस पदार्थों का हम परिवहन नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसमें लिखना है कि पाइपलाइनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्य भी कठिन होता है, और इसमें कभी किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, और साथ ही साथ कई बार चोरियां होने की भी संभावना इसमें बनी रहती है। तो या फिर कहीं जैसे टूट फूट हो गई तो बहुत बड़ा विनाश होने की इसमें आशंका भी बनी रहती है। तो इस तरीके से इसकी कुछ हानियां हैं और इसके कुछ लाभ भी हैं। तो इस प्रकार हमने खंड अ और खंड ब कंप्लीट किया है, और अब हम आगे करेंगे खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 16वां प्रश्न है ग्रामीण विपणन केंद्रों एवं नगरीय बाजार केंद्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ तो है ग्रामीण विपणन केंद्र, विपणन का मतलब होता है जहाँ बेचान किया जाता है वस्तुओं का, और दूसरी तरफ है नगरीय बाजार। तो आइए देखते हैं दोनों में अंतर। पहला तो है कि ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्रों में अंतर जो है वो है, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण विपणन केंद्र। ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, जो आसपास की बस्तियां होती हैं उनके लिए सुविधाएं प्रदान कराते हैं। ये अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती, मतलब यहाँ पर सेवाओं का ज़्यादा विकास जो है वो नहीं हुआ होता है। ये स्थानीय संग्रहण एवं वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार एवं फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। और 5वां पॉइंट लिखना है कि ये ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो ये तो हमने देखे ग्रामीण विपणन केंद्र। अब हम देखते हैं नगरीय बाजार केंद्र। ये नगरीय बस्तियों का पोषण करते हैं।
दूसरा पॉइंट लिखना है कि ये नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। और फिर यहाँ लिखेंगे तीसरा, यहाँ और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। चौथा पॉइंट लिखना है कि ये विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार। और पांचवा ये होता है कि यह शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिक और व्यवसायियों की सेवाओं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक आदि की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है। आप लगातार इस वीडियो को पढ़ते रहिए। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरा पेपर कंप्लीट मिलेगा। और चूंकि एग्जाम नज़दीक है तो आपको पूरे पेपर की प्रैक्टिस एक साथ करनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, वर्तमान समय में आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 3 विशेषताएं लिखिए। ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को समझना है, उसके बाद में आपको आंसर लिखना है। रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं जो है वो इस प्रकार हैं। पहला तो है कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पाद की विधियां। तो बड़े पैमाने पर कार्यरत विनिर्माण उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अब उद्योग जब बड़े हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा, और इसमें प्रत्येक श्रमिक लगातार एक ही प्रकार के कार्य को करता है। क्योंकि वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन करना है तो एक ही प्रकार के कार्य उसको करने पड़ते हैं। दूसरा होता है यंत्रीकरण। आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण में स्वचालित यंत्रीकरण देखने को मिलता है, क्योंकि मशीनें तो होगी तभी तो विशाल पैमाने पर निर्माण होगा, बड़े कारखाने होंगे, यहाँ पर यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर युक्त नियंत्रण प्रणाली से युक्त कारखानों में स्वचालित मशीनों की उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बड़े बड़े उद्योग हैं तो यहाँ पर आजकल जो है मशीनीकरण ज़्यादा हो चुका है और कंप्यूटरीकरण भी हुआ है। तो बड़े पैमाने पर कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्वचालित ऑटोमेटिक जो चलने वाली मशीनें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। आज बड़े पैमाने पर विनिर्माण में यंत्रीकरण समस्त विश्व में नजर आने लगा है। मतलब यह है कि बड़े बड़े उद्योगों में अब ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग होने लगा है, विशेष करके कंप्यूटर का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रौद्योगिकीय नवाचार। इसके अंतर्गत शोध और विकसित विधियों के द्वारा विनिर्माण की दक्षता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का समुचित निस्तारण, तकनीकी दक्षता में अभिवृद्धि और प्रदूषण को नियंत्रित करने जैसे उपाय सम्मिलित हैं। 18वां प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं कि जल संभर प्रबंधन सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? आपका क्या विचार है, लिखना है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें जल संभर प्रबंधन की भूमिका। तो देखिए कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दर प्राकृतिक संसाधनों के नवीनीकरण की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी को तो सतत पोषणीय विकास कहेंगे, क्योंकि जितने संसाधन का नवीनीकरण होना है उतना ही हम उपयोग करें तो आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, नवीनीकरण से ज़्यादा हमने अगर उपयोग कर लिया, तो आने वाली पीढ़ियों को इन प्राकृतिक संसाधनों का जो उन्हें सहयोग नहीं मिल पाएगा, या उन्हें ये जो है उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जबकि जल संभर प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना है। स्पष्ट है कि जल संभर विकास और सतत पोषणीय विकास के मध्य घनिष्ठ संबंध है, तो दोनों में गहरा संबंध है। भारत में कुछ क्षेत्रों में राज्य तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अनेक जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जल संभर विकास और प्रबंधन के अनेक कार्यक्रम सरकारों के द्वारा और साथ ही साथ एनजीओज के द्वारा भी चलाए जाते हैं। ये कार्यक्रम है जैसे हरियाली, नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद। भारत के कुछ उल्लेखनीय जल संभर कार्यक्रम है। अगर यहाँ से छोटा प्रश्न भी बनता है, हरियाली क्या है, नीरू मीरू क्या है, अरवारी पानी संसद क्या है, तो ये जल संरक्षण और प्रबंधन के कार्यक्रम जो है वो चलाए गए हैं, जो स्थानीय लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में संचालित की जा रही विभिन्न जल संभर परियोजनाओं ने संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण का कायाकल्प करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन
इस क्षेत्र में देश में बहुत कुछ करना अभी शेष है। देश की आम जनता के बीच जल संभर विकास एवं प्रबंधन के लाभों का प्रचार प्रसार कर जन जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। वस्तुतः सतत पोषणीय विकास में जल संभर प्रबंधन उपागम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, सटीक आंसर लिखना है, सोच समझ करके लिखना है, समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और तीसरा खंड भी हमारा हुआ समाप्त। और अब हम करेंगे आगे खंड द। आइए करते हैं नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्न। पहला 19वां प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। आप जो पहले तो हेडिंग लगा दीजिए, सटीक आंसर लिखना टॉपर बनने के लिए जो कुछ सिद्धांत होते हैं उसमें पहले हेडिंग लगा करके उसे अंडरलाइन कर दीजिए। लिखेंगे किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो पता होना चाहिए कि ये क्या और क्यों इसका उपयोग किया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। देखिए इसकी अवस्थाएं कितनी है, 3 है। पहली जो इसकी अवस्था है, प्रथम अवस्था हम उसे कहेंगे। इस अवस्था के महत्वपूर्ण पक्ष है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। इसमें जन्मते भी ज़्यादा हैं बच्चे और मृत्यु दर भी ऊंची रहती है। इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न मिलती है और बड़े परिवारों को परिसंपत्ति वरीयता प्रदान करता है। इसी कारण इस अवस्था में उच्च जन्म दरें या उच्च प्रजननशीलता मिलती हैं। दूसरी ओर इस अवस्था में अधिकांश लोग निरक्षर होते हैं, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है और महामारियों एवं भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उच्च मृत्यु दरें भी मिलती हैं और जीवन प्रत्याशा भी कम होती है। तो ये जो प्रथम अवस्था होती है, ये लोग जो है वो कृषि कार्य में लगे रहते हैं, शिक्षा का विकास कम होता है और इनके पास में जो निरक्षर लोग होते हैं प्रजनन दर अधिक होती है, क्योंकि सुविधाओं का, चिकित्सा सुविधाओं का विकास इतना नहीं होता, प्रौद्योगिकी का विकास यहाँ नहीं होता, महामारियाँ ज़्यादा होती हैं, भोजन की कमी होती है। ये सारी दशाएं पाई जाती है, इसलिए जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी यहाँ पर उच्च मिलती है। साथ ही साथ जो जीवन प्रत्याशा है, यानी एक व्यक्ति के जीवित रहने की औसत आयु, तो ये भी जो है वो कम पाई जाती है। दूसरी अवस्था, इस अवस्था के आरंभ में प्रजननशीलता या जन्म दरें उच्च रहती हैं, लेकिन समय के साथ उनमें धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता है, जैसे जैसे लोग जागरूक होते हैं, वैसे वैसे समझने लगते हैं और इनकी जो जन्म दर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में जन्म दर की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट होती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं और स्वच्छता दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में जन्म दर की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट अनुभव की जाती है। तो अब जब मृत्यु दर कम रहेगी और जन्म दर ज़्यादा रहेगी तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र गति से होगी। और तीसरी अवस्था है, इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में तीव्र गिरावट आती है, जिससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उसमें मंद गति से वृद्धि होती है। अधिकांश जनसंख्या शिक्षित होने के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में निवास करती हैं तथा उनके तकनीकी ज्ञान का स्तर उच्च होता है। तो ये 3 दशाएं, 3 अवस्थाएं हमने देखी। जो अवस्थाएं हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसकी 3 अवस्थाओं को हमने यहाँ पर देखा। आइए करते हैं नेक्स्ट 20वां प्रश्न। भारत में चीनी उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भारत में चीनी उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है और भारत में विश्व की लगभग 8% चीनी उत्पादित की जाती है। चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारण चीनी उद्योग का सर्वप्रमुख एवं एकमात्र कच्चा माल गन्ना है। चूँकि चीनी बनाने के लिए गन्ने की आवश्यकता होती है, तो गन्ने के कुल भार में चीनी यानी सुक्रोज का प्रतिशत 9 से 12 के मध्य मिलता है। गन्ना एक भार ह्रास वाली कृषि फसल है। अगर भार ह्रास का तात्पर्य है कि अगर हम इसे लंबी दूरी तक परिवहन करेंगे तो इसमें इसका भार जो है वो कम होता जाता है, इससे इसकी जो सुक्रोज की मात्रा है वो भी कम होने लगती है। खेत में गन्ने को काटने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे इसमें ढुलाई होती है और कारखाने तक इसे पहुंचाया जाता है, अगर उसमें ज़्यादा समय लगेगा तो उसका भार जो है वो कम होता जाएगा, मतलब उसमें से उसका जो रस है वो सूख जाएगा। यदि गन्ने को काटने के 24 घंटे के अंदर गन्ना मिलों में इसका रस निकाल लिया जाता है तो इससे चीनी की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे गन्ने में चीनी का प्रतिशत कम होता चला जाता है। यही कारण है कि भारत की अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही स्थापित होती है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होगा वहीं पर मिलों को स्थापित किया जाएगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा।
और नुकसान जो वो कम से कम होगा। अतः चीनी उद्योग को कच्चा माल उन्मुख उद्योग माना जाता है। भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक भारत के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य हैं, जबकि बिहार, पंजाब, हरियाणा और गुजरात देश के अन्य चीनी उत्पादक राज्य हैं। बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की। भारत के चीनी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। यह राज्य देश के कुल चीनी उत्पादन का 1/3 से अधिक भाग उत्पादित करता है। इस राज्य में 119 चीनी मिलें संचालित हैं, जो एक संकरी पट्टी के रूप में उत्तर में मनमाड़ से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत हैं। उत्तर प्रदेश भारत के चीनी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान रखता है। इस राज्य में चीनी उद्योग निम्नलिखित 2 पेटियों में केंद्रित है। पहला है गंगा यमुना का दोआब। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर इस क्षेत्र में प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। दूसरा है तराई प्रदेश, जिसमें लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और बहराइच इस क्षेत्र में प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। तीसरा है तमिलनाडु राज्य। तो इस राज्य की चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जैसे जिलों में संचालित हैं। और कर्नाटक में बेलगाम, बेल्लारी, मांड्या, शिमोगा, बीजापुर, चित्रदुर्ग इस राज्य के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। चीनी उद्योग तटीय प्रदेशों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी क्षेत्रों में फैला हुआ है। अन्य उत्पादक क्षेत्रों में बिहार राज्य के चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा और गया जिले, पंजाब में गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर जिले, हरियाणा राज्य में यमुनानगर, रोहतक और हिसार और गुजरात राज्य में सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसाड़ और भावनगर जिले देश के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। और अब हमारे 2 अंतिम प्रश्न रहे हैं, जो कि मानचित्र वाले प्रश्न हैं। 21वां प्रश्न है, विश्व के दिए गए रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्य पशुधन पालन वाले देशों को दर्शाइए। 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अर्जेंटीना और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे पहले देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है ना, यहाँ पर आपको दर्शा देना है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका लिखना है। नीचे जो दक्षिण अमेरिका है, इस दक्षिण अमेरिका में यहाँ जो है अर्जेंटीना है ना, आप इस प्रकार एरो करके दिखा दीजिए, ये अर्जेंटीना है। उसके बाद में ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है न्यूजीलैंड। तो ये चारों स्थल आपको इस तरीके से दिखा देना है। ये रहा न्यूजीलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व के मानचित्र में पशुपालन क्षेत्र आपने दिखा दिए। एक और प्रश्न है मानचित्र वाला, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह इस्पात केंद्रों को अंकित कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाना है राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई और दुर्गापुर। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है, राउरकेला ये उड़ीसा में है, उसके बाद जमशेदपुर ये झारखंड में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तो ये लौह इस्पात के केंद्र जो आपको भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं। और इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पर करता हूँ समाप्त। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और जो इसी प्रकार के बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके भी इसी प्रकार के लंबे लंबे पेपर्स सॉल्व किए हुए विद आंसर्स आपको मिलेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लाइव ये क्लास देखने के लिए।